गाइस, वेलकम टू बायोक्वेस्ट। और हम आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा जो लेक्चर था कैंसर के ऊपर। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी द कैंसर क्रिटिकल जीन्स। देखिए, बेसिकली कैंसर जो है वो डिपेंड करती है अकोमुलेशन ऑफ म्यूटेशंस पे, कि आपके अंदर कितनी सारी जो है म्यूटेशंस एक सेल के अंदर जो है इकट्ठा होती हैं। सो हमारे पास बेसिकली दो चीजें हैं जो यू कैन से कारण है कैंसर का। एक तो ऑब्वियसली आपकी म्यूटेशंस हैं, और दूसरी चीज को हम बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस। So first of all, we are going to focus on the mutation and then we will be moving to the epigenetic changes. Now, first of all, obviously आपको पता होगा कि हमारे यूजुअली जो म्यूटेशंस होती हैं वो आपकी सोमेटिक सेल्स के अंदर देखने को मिलती हैं, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं सोमेटिक म्यूटेशंस। देखिए, सोमेटिक म्यूटेशंस के यूजुअली दो तरह के इफेक्ट होते हैं। आपके पास डायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है या फिर आपके पास इनडायरेक्ट इफेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली मतलब कि जो आपकी सोमेटिक म्यूटेशन है वो कैंसर का कारण बनती है, ये है आपका डायरेक्ट इफेक्ट। इसके साथ साथ कुछ इनडायरेक्ट इफेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास इनडायरेक्ट इफेक्ट में है कि जो सोमेटिक म्यूटेशंस हैं वो इमेजिन कीजिए कि आपके जो डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स हैं, डीएनए रिपेयर आपकी जो है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो उसकी वजह से सेल के अंदर क्या है, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। इस चीज को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इफेक्ट। डायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली मीन्स कि जब आपकी सोमेटिक म्यूटेशंस की वजह से कैंसर हो, और इनडायरेक्ट इफेक्ट बेसिकली मीन्स कि वो कैंसर को डेवलप करने में और मदद करें। ओके, नाउ सोमेटिक म्यूटेशन जो है वो आपको दो तरह की देखने को मिलेंगी। इनमें हम हमारे पास पहली जो है वो है ड्राइवर म्यूटेशंस, और दूसरी है हमारे पास पैसेंजर म्यूटेशंस। जैसा कि नाम बता रहा है, फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है, इमेजिन कीजिए गाड़ी यहाँ पे जो है आपकी कैंसर है। तो जो गाड़ी को यू कैन से जो कैंसर का मेन कारण है, वो गाड़ी चलने का जो मेन कारण है वो हमारे पास होती है ड्राइवर म्यूटेशंस। और ड्राइवर म्यूटेशंस जो हैं, यू कैन सिंपली से दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ सेल कैंसरस। मतलब एक सेल को कैंसरस करने के पीछे ड्राइवर म्यूटेशंस का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ ये जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी आपके सेल के अंदर, कैंसर सेल के अंदर ला सकती हैं। अब हमारे यहाँ पे जो ये जेनेटिक इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह से बहुत सारी और छोटी छोटी म्यूटेशन जो है वो कैंसर सेल्स में इकट्ठी होती जाती हैं, जो कि कैंसर सेल्स के यू कैन से बेसिकली उनके नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करती हैं। जो यू कैन से ऐसी म्यूटेशन जो जेनेटिक इंस्टेबिलिटी की वजह से होते हैं, उनको हम बोलते हैं पैसेंजर म्यूटेशंस। सो पैसेंजर म्यूटेशंस आर बेसिकली एक्सीडेंटल म्यूटेशंस काज ड्यू टू द जेनेटिक इंस्टेबिलिटी। अब आप कहेंगे सर ओके, इसकी वजह से कैंसर होता है ड्राइवर म्यूटेशन की वजह से, तो पैसेंजर म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? देखिए, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कैंसर जो है वो सिर्फ एक म्यूटेशन की वजह से नहीं होता। आपके बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, जैसे हमारे पास 1 हिट मॉडल है, 2 हिट मॉडल है। तो जो एक टर्म मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ, हिट। हिट का मतलब होता है बेसिकली कैंसर म्यूटेशन। सो हिट का मतलब क्या है? म्यूटेशन। तो बहुत सारे मॉडल हैं कैंसर के लिए, 1 हिट मॉडल है, 2 हिट मॉडल है, मल्टी हिट मॉडल है, ये सारे हम जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बात ये है कि पैसेंजर म्यूटेशंस कैंसर नहीं करती। बेसिकली वो ड्राइवर म्यूटेशन जो है वो कैंसर करता है, उसकी वजह से जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी आती है, और जेनेटिक इंस्टेबिलिटी की वजह से जो सेल में कैंसर जो नई म्यूटेशंस आती हैं उनको हम बोलते हैं पैसेंजर म्यूटेशंस। सो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो देखिए अब अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी द कैंसर क्रिटिकल जीन्स। अब देखिए, नाम में ही लिखा हुआ है कैंसर क्रिटिकल जीन्स, मतलब कि ऐसे जीन्स जो कि कैंसर करने के लिए बहुत, अगर आपको किसी सेल को कैंसरस बनाना है तो उसके लिए सबसे जरूरी जो जीन्स होते हैं उनको बोला जाता है कैंसर क्रिटिकल जीन्स। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे आप? तो डेफिनेशन यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। कैंसर क्रिटिकल जीन्स आर सम टोटल ऑफ ऑल जीन्स हुज अल्टरेशन और म्यूटेशन कैन कॉज कैंसर। बेसिकली वो सारे जीन जिनकी वजह से आपकी जो सेल है वो कैंसरस बन सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं? कैंसर क्रिटिकल जीन्स। अब देखिए, बेसिकली हमें पता है कि कैंसर का कोज हमारे पास क्या है? ड्राइवर म्यूटेशन। तो हमारा मेन फोकस जो है ड्राइवर म्यूटेशंस पे ही रहेगा। ड्राइवर म्यूटेशंस जो है वो दो तरह की होती हैं। अब सिंपल सी बात है, पहला जो टाइप है हमारे पास उसको हम बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस। दूसरा जो टाइप है हमारे पास उसका मतलब है लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस। बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब इमेजिन कीजिए हमारे पास यहाँ पे ये दो कंडीशंस हैं। अब देखिए, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस, या जिनको हम ओवर एक्टिविटी म्यूटेशन भी बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक नॉर्मल सेल है, इसके अंदर मान लीजिए कि नॉर्मल जीन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेन ऑफ फंक्शन,
यहाँ इस सेल के अंदर कोई म्यूटेशन आती है, एक सिंगल म्यूटेशन इवेंट, मतलब कि कोई एक सिंगल म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से कोई जीन जो कि पहले नॉर्मल था अब वो कैंसरस हो गया, और कैंसरस जीन्स को हम बोलते हैं ओंकोजीन्स। तो जब कोई जीन आपका एक म्यूटेशन की वजह से कैंसर करने लग जाए तो उस जीन को हम बोलते हैं ओंकोजीन्स। ओंकोजीन्स जो है वो नॉर्मली एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटो ओंकोजीन्स। जो नॉर्मल सेल है आपकी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नॉर्मल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके प्रोटो ओंकोजीन्स। ये जीन कैंसर नहीं करते हैं, बस ये यू कैन से आपके यू कैन से जीन में, आपके जीनोम में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन होती है, कौन सी तरह की म्यूटेशन? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब कि प्रोटो ओंकोजीन्स पहले एक्टिवेट नहीं है, लेकिन जैसे ही म्यूटेशन हुई, कौन से टाइप की? गेन ऑफ फंक्शन टाइप की, तो प्रोटो ओंकोजीन्स जो है वो फंक्शन करने लग जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएंगे ओंकोजीन्स में। अब जैसे ही आपकी ओंकोजीन्स एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू द गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, वो आपके सेल को कैंसरस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ प्रमोट करते हैं। दूसरा है हमारा लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। जैसा कि नाम में लिखा है लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब कि जो फंक्शन है आपका वो खत्म होने वाला है। देखिए, बहुत से हमारे सेल के अंदर ऐसे जीन हैं जो बहुत सी अलग अलग यू कैन से इंपॉर्टेंट आपके मैकेनिज्म्स को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, सोच के देखिए, मतलब बेसिकली उन जीन्स को हम बोलते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। क्या बोलते हैं? ट्यूमर सप्रेसर जीन, यहाँ पे भी मेंशन है। सो ट्यूमर सप्रेसर जीन, जैसा कि नाम में ही लिखा है, ऐसे जीन्स जो कि ट्यूमर को या कैंसर को सप्रेस करते हैं। अगर अब मान लीजिए कि नॉर्मली जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है, इनका काम क्या है? ट्यूमर को रोक के रखना। लेकिन अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, किस तरह की म्यूटेशन? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मतलब कि जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो इस तरह की जो यू कैन से म्यूटेशन होती है जिसमें ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन आपका एक जीन जो है वो कैंसर कर देता है, इसको हम बोलते हैं अंडर एक्टिविटी म्यूटेशन या लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अब यहाँ पे एक डिफरेंस है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। अब मान लीजिए ये एक नॉर्मल सेल है और हमारी जो नॉर्मल सेल है वो डिप्लॉयड होती है, 2n होती है, आपको पता ही होगा। तो हमारे पास हर जीन की 2 कॉपी है। अब ये 2 कॉपी हमारे पास मान लीजिए कि प्रोटो ओंकोजीन्स की है, एक इस पे है, एक इस पे है। इनमें से अगर एक भी एक्टिवेट हो गया ना, एक भी म्यूटेशन की वजह से अगर आपका जीन एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज इनफ टू कॉज कैंसर। लेकिन इन द केस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन हमारे पास कंडीशन क्या है? अगेन दोनों क्रोमोसोम के ऊपर आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन जो है प्रेजेंट होते हैं। दोनों का ट्यूमर सप्रेसर जीन का बेसिकली फंक्शन क्या है? ट्यूमर को रोक के रखना। तो अगर आप कैंसर को रोक के रखना, अगर आपको कैंसर करनी है तो आपको दोनों के दोनों जीन्स को इनएक्टिवेट करने हैं। बेसिकली यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जो यहाँ पे ओंकोजीन्स हैं, मतलब कि ऐसे जीन जो कैंसर करते हैं, ये अगर एक भी एक्टिवेट हो गया तो वो काम कर देगा। लेकिन ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जब तक वो एक्टिवेट रहते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली एक्टिवेट रहते हैं, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन वो अपना फंक्शन लूज कर देते हैं। तो बेसिकली आपको 2 म्यूटेशन चाहिए। तो बेसिकली ये है आपका वन हिट मॉडल, सिंपली अगर मैं कहूं, हालांकि थोड़ा सा हम आगे डिटेल में और डिस्कस करेंगे। वन हिट मॉडल क्या कहता है कि एक ही म्यूटेशन, सिंगल म्यूटेशन इवेंट, एक म्यूटेशन ही काफी है आपकी नॉर्मल सेल को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करने के लिए। टू हिट मॉडल जो कि आपका देखने को मिलता है ट्यूमर सप्रेसर जीन में, वो क्या कहता है कि जो आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन की दोनों कॉपी हैं, जब तक वो दोनों डीएक्टिवेट या इनएक्टिवेट नहीं होंगे तब तक कैंसर नहीं होगी। सो दिस इज द टू हिट मॉडल। अब देखिए, यहाँ पे पहली म्यूटेशन इवेंट यहाँ पे हुई तो आपका ये वाला जो जीन है इसने फंक्शन करना बंद कर दिया। जब दूसरी म्यूटेशन हुई तो दोनों जीन्स जो है वो अब काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों हमारे जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो अब फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल जो है आपकी कैंसरस हो जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस देम। सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास है ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में टीएसजी भी बोल देते हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन। अगेन, जो नॉर्मली जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं ये आम तौर पे एक्टिव देखने को सेल के अंदर एक्टिव होते हैं, और इनका काम बड़ा ही सिंपल है। दे, क्योंकि नाम में ही लिखा है, दे सप्रेस कैंसर, मतलब या फिर ट्यूमर, दोनों एक ही चीज है। ये कैंसर को या ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, मतलब इनको होने नहीं देते। लेकिन अगर 2 म्यूटेशंस की वजह से, डबल म्यूटेशन की वजह से, ये क्रोमोसोम है और जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों क्रोमोसोम पे ये जीन है, ये कौन से जीन है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। सो अगर ये दोनों ही म्यूटेशन की वजह से डीएक्टिवेट हो जाते हैं तो ये
कैंसर को सप्रेस नहीं कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपकी सेल जो है वो कैंसरस हो जाएगी। बेसिकली जो आपकी इमेजिन कीजिए कि सेल डिवीजन जो है वो एक कार की तरह है। जो सेल डिवाइड करता है, सेल साइकिल है जो, वो आपकी कार की तरह है। अगर आपकी कार में ब्रेक फेल हो जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप गाड़ी की स्पीड को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सिमिलरली जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये एक तरह की ब्रेक्स होते हैं। क्योंकि देखिए जो सेल है, कैंसर है, वो है क्या? बड़ी सिंपल सी चीज है। कैंसर एक ऐसी सेल है जो बार बार डिवाइड करती रह रही है, मतलब कि एक ऐसी कार है जो चलती जा रही है बिना ब्रेक के। ये जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है ये एक तरह की ब्रेक होती है कैंसर सेल्स पे, जो कि नॉर्मल सेल अगर चाहे कि बार बार वो डिवाइड करे तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्योंकि एक्टिवेट रहते हैं नॉर्मली, वो उसको रोक देते हैं, वो उसके लिए ब्रेक्स का काम करते हैं सेल साइकिल के। लेकिन अगर ड्यू टू डबल म्यूटेशन, या फिर आप इसको डबल हिट भी कह सकते हैं, डबल हिट की वजह से और जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएं, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं। तो सेल साइकिल के ब्रेक्स हैं वो अब नहीं है, तो सेल साइकिल को रोकेगा कौन? कोई नहीं। और अगर सेल साइकिल नहीं रुकी तो ऑब्वियसली आपकी सेल क्या बन जाएगी? कैंसरस। तो ये थे आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन जो आपके बेसिकली एक तरह की गाड़ी जो सेल साइकिल है उसकी ब्रेक्स हैं। ऑन द अदर हैंड प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो कि बाद में ऑन्कोजीन बनते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, अगर मैं दोबारा से गाड़ी का ही एग्जांपल यूज करूं तो ये गाड़ी की चाबी की तरह है। अगर आपको गाड़ी, और गाड़ी यहाँ पे क्या है ये चीज भूलिएगा मत, सेल साइकिल, तो ये सेल साइकिल की चाबी की तरह है। अगर इनको एक को भी, क्योंकि हमारे पास अगेन देखिए जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास दो कॉपी होती है किसी भी जीन की, राइट? क्योंकि एक मदर से आती है एक फादर से। अब आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए दो चाबियां थोड़ी चाहिए होती है, एक चाबी चाहिए होती है। अगर इनमें से कोई एक जीन इधर है एक जीन इधर है, अगर एक के अंदर भी म्यूटेशन आ गई जिसकी वजह से जो प्रोटोइंक जीन इनएक्टिव था वो सिंगल म्यूटेशन की वजह से अगर एक्टिव हो गया तो कैंसर हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट है। सो बेसिकली ऑन्कोजीन्स क्या करते हैं? ये गाड़ी को चलने की परमिशन देते हैं। ये मतलब बेसिकली दे आर ड्राइवर म्यूटेशंस, क्योंकि ये गाड़ी को चला रहे हैं, जो सेल साइकिल है उसको चला रहे हैं और सेल साइकिल को रोक नहीं रहे। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है बेसिकली दीज आर ब्रेक्स, और जो ऑन्कोजीन्स है दे आर बेसिकली स्टार्टर्स। सो काफी सिंपल सी चीज है, बस डिफरेंस इतना है कि प्रोटो ऑन्कोजीन्स को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिर्फ सिंगल म्यूटेशन चाहिए होती है। ओके, और कौन सी म्यूटेशन? गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। क्योंकि देखिए पहले प्रोटो ऑन्कोजीन्स नॉर्मली इनएक्टिव रहते हैं, लेकिन गेन ऑफ फंक्शन मूवमेंट के बाद इनएक्टिव से वो क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। बस इतना सा फर्क है। अब पॉइंट ये है, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है कि हाउ टू डिटेक्ट कैंसर क्रिटिकल जीन्स। कैसे पता करें कि कैंसर क्रिटिकल जीन्स कौन से हैं? हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, हमारे पास ओंकोजीन्स है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओंकोजीन्स को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है एक सेल के अंदर। मैं यहाँ पे बड़ा ही नॉर्मल सा एक एग्जांपल लूंगा। देखिए हमें पता है कि ओंकोजीन्स कैंसर सेल को एक्टिवेट करते हैं, मतलब एक्टिवेशन ऑफ कैंसर इज ड्यू टू ओंकोजीन्स। इसका मतलब अगर मैं एक नॉर्मल सेल लूं, ओके, एक नॉर्मल सेल लूं और एक कैंसरस सेल लूं, तो मुझे बस ये पता है कि नॉर्मल सेल के अंदर ओंकोजीन नहीं है और कैंसर सेल के अंदर ओंकोजीन है। ओके, तो अब क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने एक कैंसर सेल ली यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमने क्या किया, इसके अंदर जितने भी सारे जीन थे, ये मैं बिल्कुल आपको इजी यू कैन से टर्मिनोलॉजी में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कैंसर सेल ली और उसके अंदर जितने भी एक्टिव जीन्स थे उनको निकाल लिया। तो मान लीजिए ये जो है ये सारे आपके वो जीन हैं जो कि एक कैंसर सेल के अंदर एक्टिव है। अब मैंने क्या किया, इन जीन्स को नॉर्मल सेल्स के अंदर, ये जो है आपकी ये नॉर्मल सेल है, मैंने इन नॉर्मल सेल्स के अंदर ये जो सारे जीन मैंने एक कैंसर सेल से निकाले थे जो कि कैंसर सेल में एक्टिव हैं, उनको मैंने नॉर्मल सेल्स के अंदर डाल दिया। अब देखिए इनमें से कुछ ना कुछ जीन ऐसे होंगे जो कैंसर करेंगे, क्योंकि वो ओंकोजीन्स है, क्योंकि ओंकोजीन्स कैंसर में तो एक्टिवेट रहते हैं, नॉर्मल सेल में नहीं रहते। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपका ये पिंक जीन है, मैंने इसको एक नॉर्मल सेल में डाला और कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये जीन कैंसर सेल में भी है और नॉर्मल सेल में भी है। सेम चीज यहाँ पे व्हाइट के साथ हुई, मैंने व्हाइट को एक नॉर्मल सेल के अंदर डाला, सेल जो है नॉर्मल ही रही। इसका मतलब ये जीन भी ओंकोजीन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम रेड में आए,
मैंने रेड को जैसे ही नॉर्मल सेल्स के अंदर रखा, वो सेल्स कैंसरस बन गई। इस तरीके से बेसिकली सिंपली हमें क्या पता करना था कि कौन से जीन कैंसर सेल के अंदर एक्टिव हैं और नॉर्मल सेल के अंदर नहीं है। तो हमने बस सिंपली क्या किया, सारे जीन्स को बाहर निकाला और उनको नॉर्मल सेल्स के अंदर डाला। जो जिन जीन्स की वजह से नॉर्मल सेल कैंसरस बन गई वो ओंकोजीन है। ओके, तो ये यहाँ पे एक नॉर्मल सा तरीका है। तो यहाँ पे हमें पता लगा कि जो रेड कलर के आपके जीन्स हैं ये ओंकोजीन्स हैं, क्योंकि इनके अंदर ओंकोजीन्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो कैंसर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि जो, हाँ, इससे हमें क्या पता चला कि जो आपके रेड जीन्स हैं वो क्या हैं, ओंकोजीन्स हैं। ये था ओंकोजीन्स के बारे में। ओंकोजीन्स का पता करना थोड़ा सा आसान है। ट्यूमर सप्रेस, अब ये चीज मैंने आपको एक नॉर्मल भाषा में समझाई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये थोड़ा सा अलग होता है। अगली जो चीज है हमारे पास, इस साइड देखिए आपके पास है ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब देखिए सिंपल सी बात है, ट्यूमर सप्रेसर जीन ये नॉर्मल सेल के अंदर एक्टिवेट होते हैं, कैंसर सेल के अंदर इनएक्टिवेट हैं। मतलब नॉर्मल सेल के अंदर वो काम कर रहे हैं और कैंसर सेल के अंदर काम नहीं कर रहे हैं। तो बस सिंपल सी बात है, हमें करना क्या है, हमें बस कंपैरिजन करना है। हमें कैंसर सेल के सारे जीन्स निकालने हैं, नॉर्मल सेल के सारे जीन निकालने हैं, और बस ये देखना है कि ऐसे कौन से जीन हैं जो नॉर्मल सेल के अंदर तो एक्टिवेट है लेकिन कैंसर सेल के अंदर एक्टिवेट नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पिंक यहाँ पे भी एक्टिवेट है और यहाँ पे भी एक्टिवेट है, इसका मतलब डन बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ग्रीन जीन्स जो हैं वो नॉर्मल सेल के अंदर तो एक्टिवेट हैं लेकिन कैंसर सेल के अंदर एक्टिवेट नहीं है। तो इससे हम इस तरीके से अगर एक नॉर्मल सेल को और एक कैंसर सेल को कंपेयर करें तो हम सिंपली बता सकते हैं कि कौन से जीन्स जो हैं वो नॉर्मल सेल के अंदर एक्टिव हैं लेकिन कैंसर सेल के अंदर इनएक्टिव है या फिर म्यूटेटेड है। जो भी है, जो बेसिकली जो आपके ये ग्रीन कलर के जीन होंगे ये होंगे आपके ट्यूमर सप्रेसर जीन। इस चीज का ध्यान रखिएगा, सेक्शन सी में इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ ही हम आगे मूव करते हैं। अब एक और चीज आती है, आपने सुना होगा ट्यूमर वायरसेस के बारे में। कुछ ऐसे वायरसेस भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो कैंसर कोज करने की कैपेसिटी रखते हैं। एक्चुअली आप बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन सबसे पहली जो मतलब ये पता किया कि कैंसर किस चीज की वजह से होती है, तो सबसे पहला जो था वो था कि वायरसेस की वजह से भी कैंसर हो सकती है यहाँ पे। और वायरसेस कौन से होते हैं, वो होते हैं रेट्रोवायरस। आप कहेंगे आप रेट्रोवायरस क्या है भैया, ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए हो एज अ जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है नॉर्मली हर बैक्टीरिया से लेके इंसान तक हर एनिमल के अंदर डीएनए जो है वो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका एक्सेप्शन एक ही है, वो एक्सेप्शन क्या है, वायरसेस। वायरसेस ऐसे यू कैन से वायरसेस के अंदर डीएनए भी हो सकता है जेनेटिक मटेरियल और आरएनए भी हो सकता है। तो ऐसे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो उनको हम क्या कहते हैं, रेट्रोवायरसेस। अब देखिए सबसे पहला जो रेट्रोवायरस डिटेक्ट किया गया जो कि आप कैंसर कर सकता था उसको बोलते हैं राउस सार्कोमा वायरस। राउस जो है वो साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड था। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय पी राउस इन 1911। तो बेसिकली ये पहला ऐसा कैंसर यू कैन से कैंसर क्रिटिकल जीन था जो कि डिस्कवर किया गया था। अब देखिए बेसिकली जो आरएनए ट्यूमर वायरसेस, जो रेट्रोवायरसेस होते हैं, इनके अंदर आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो काम कैसे करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए ये आपके पास सेल है, वायरस जो है सेल के अंदर घुसेगा और अपना आरएनए रिलीज कर देगा साइटोप्लाज्म में। अब हमारे देखिए वायरस के अंदर डीएनए है, हमारे अंदर सॉरी वायरस के अंदर आरएनए है, हमारे अंदर डीएनए है। सिंपल सी बात यह है कि अगर वायरस को अपना जीनोम हमारे जीनोम में मिक्स करना है तो उसको आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो वायरस है वो अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। देखिए जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन, जब आरएनए से डीएनए बनता है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब हमारे पास जो वायरल आरएनए से हमने डीएनए बना लिया है, ये डीएनए वायरल डीएनए है। अब हमें करना कुछ नहीं है, हमें इसको होस्ट सेल के डीएनए के अंदर डाल देना है। ओके, अब जैसे ही आप इसको होस्ट सेल के डीएनए के अंदर डालेंगे, जो आपका वायरल डीएनए है जो कि आरएनए से बना है, इसके अंदर एक जीन होता है, उस जीन का नाम है वीएसआरसी। वीएसआरसी जब देखा गया, जब थोड़ा सा पता किया, ये पहला ऐसा कैंसर क्रिटिकल जीन था एक्चुअली में जो कि पाया गया था, वीएसआरसी। ओके, इसकी डिस्कवरी यू कैन से राउस सार्कोमा वायरस की डिस्कवरी जो है 1911 में हुई थी। और ये बेसिकली हमारे पास हमारे नॉर्मल यू कैन से एक नॉर्मल सेल के अंदर भी एक ऐसा ही जीन प्रेजेंट होता है। उस जीन का नाम है CSRC। ओके, CSRC।
ये नॉर्मल जीन है, ये हमारी सेल्स के अंदर हमेशा प्रेजेंट होता है। लेकिन आपको पता है कि वायरसेस जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर आते हैं, हमारे सेल्स के अंदर जाते हैं और अपना डीएनए हमारे डीएनए के साथ मिला देते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे लेकिन ह्यूमंस के अंदर आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 11% जो है वो वायरल डीएनए है। क्योंकि वायरस जब भी आपकी सेल में घुसता है वो अपने जीनोम को, अपने आरएनए या डीएनए को आपके डीएनए के साथ मिक्स करता है, जिसकी वजह से जीन का ट्रांसफर हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए ना कि आपका ये जीनोम आपका है, इसके अंदर ये थोड़ा सा हिस्सा जो है वो वायरस का है, तो वायरस का जीनोम जब मिलता आपके डीएनए के साथ मिलता है और वहां से निकलता है तो कभी कभी वो जीन्स को पिक कर लेता है। ठीक है, मतलब कि सिंपली ये तो वही बात हुई ना कि मान लीजिए कि आपके घर पे कोई मेहमान रहने को आए और आपके गेस्ट रूम में रुके, और कभी कभी वो अपना कुछ सामान छोड़ जाते हैं, कभी कभी वो आपका कुछ सामान ले जाते हैं, ऐसा होता है ना। तो सिंपली वायरसेस भी ऐसे ही है। जब वायरसेस का डीएनए आपके डीएनए के साथ मिलता है तो होता क्या है कि कभी कभी वो अपने कुछ जीन्स आपके अंदर छोड़ देता है, कभी कभी आपके कुछ जीन्स अपने साथ ले जाता है। सो बेसिकली जो VSRC है ये असल में CSRC ही है, बस उसका थोड़ा सा म्यूटेटेड वर्जन है। अब देखिए जो CSRC है ये जो है एक प्रोटोऑन्कोजीन है। CSRC क्या है? एक प्रोटोऑन्कोजीन है। मतलब अगर ये इनएक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये एक्टिवेट हो गया तो कैंसर हो जाएगी। सो बेसिकली राउस सार्कोमा वायरस एक्चुअली ये चिकन के अंदर कैंसर करता है। कौन सी कैंसर? सार्कोमा। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था जो कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं सार्कोमा। तो बेसिकली VSRC जो कि एक म्यूटेटेड वर्जन है CSRC का, वो क्या करेगा? वो कैंसर कर देगा। तो बेसिकली जैसे ही आपका ये वायरस राउस सार्कोमा वायरस चिकन को इन्फेक्ट करेगा, इसकी वजह से चिकन के अंदर ये जीन चला जाएगा VSRC, जिसकी जो कि एक म्यूटेटेड ओंकोजीन है जो कि कैंसर कर देगा। तो चिकन के अंदर कैंसर हो जाएगी। तो ये यू कैन से पहली ऐसी डिस्कवरी थी ओंकोजीन से रिलेटेड, रेट्रोवायरसेस से रिलेटेड। हालांकि वायरसेस जो हैं वो ज्यादा कैंसर नहीं करते, कुछ कुछ हमारे पास ऐसे वायरसेस हैं जो आपके अंदर कैंसर कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, आई थिंक वो भी वो कैंसर कर सकता है। तो ऐसे कुछ वायरसेस हैं जिनकी वजह से आपके अंदर कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन मेजोरिटीली वायरसेस जो है, इफ आई एम करेक्ट विद माय स्टैटिस्टिक्स, जो टोटल कैंसर है उसके 11 उसमें से 11% कैंसर जो है वायरसेस की वजह से होती है। तो बेसिकली ये इतना बड़ा थ्रेट भी नहीं है ह्यूमंस के लिए। और जो राउस सार्कोमा वायरस है इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये कैंसर सिर्फ चिकन के अंदर करता है, हमारे अंदर नहीं करता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब बात आती है, हम चले थे 1911 से, अब हम पहुंच गए हैं 1980 में। 1980 में एक्चुअली जो मेजर डिस्कवरी मानी जाती है जिसने कैंसर वर्ल्ड को हिला के रख दिया था, वो था डिस्कवरी ऑफ एक प्रोटीन की डिस्कवरी हुई थी जिसको बोला जाता है रास। अब आप कहेंगे सर ये रास क्या है? देखिए आपको नॉर्मल आपको याद होगा कि जो सेल सिग्नलिंग होती है, अगर आपको सेल सिग्नलिंग याद है तो सेल सिग्नलिंग में मैंने आपको बताया था कि सेल सिग्नलिंग में एक जो पहला सिग्नल आता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर ओके, बेसिकली ये आपकी लगा लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पहला मैसेंजर है। ये इसको रिसीव कौन करता है? रिसेप्टर। ओके, नॉर्मल इस तरीके से। फिर रिसेप्टर आगे नीचे भी तो सिग्नल, ये रिसेप्टर से भी तो सिग्नल नीचे जाता है ना। तो जो मैसेंजर रिसेप्टर से नीचे सेल के अंदर सिग्नल लेके जाते हैं उनको बोला जाता है सेकेंडरी मैसेंजर। तो रास प्रोटीन या रास बेसिकली रास जीन होता है एक, और रास जीन जो है एक प्रोटीन बनाता है जिसको बोलते हैं रास प्रोटीन। रास प्रोटीन एक मोनोमरिक जीटीपीएस है। मोनोमरिक मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक यूनिट है, और जीटीपीएस मतलब कि ये जीटीपी की यू कैन से जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। रास एक तरह का सेकेंडरी मैसेंजर है। मतलब इसका काम क्या है कि सिग्नल को अंदर तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि इमेजिन कीजिए आप जब कोई आपके घर आता है और आप नहीं हैं, तो बेसिकली वो क्या करेगा? वो जो घर आ रहा है आपका, जैसे पोस्टमैन आपके लिए कोई चिट्ठी लेके आया है, तो जो पोस्टमैन है वो आपका प्राइमरी मैसेंजर है। लेकिन आप घर पे नहीं हैं या फिर आप बिजी हैं, तो आपका जो लेटर है वो कोई और रिसीव कर रहा है। तो वो क्या हुआ? जो जिसने लेटर रिसीव किया वो कौन हुआ? सेकेंडरी मैसेंजर। तो अगर सेकेंडरी मैसेंजर उस लेटर को आप तक पहुंचा दे तो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन इमेजिन कीजिए कि वो लेटर के साथ थोड़ी छेड़खानी कर दे, तो आप इमेजिन कीजिए कि आपको कहीं अर्जेंटली बुलाया गया है और सेकेंडरी मैसेंजर ने आप तक मैसेज नहीं पहुंचाया, तो आपके लग जाएंगे।
सो बेसिकली कैसे पहुंचाता है रास मैसेजेस, बड़ा ही सिंपल है। रास की दो फॉर्म होती हैं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। आप ऑन या ऑफ भी बोल सकते हैं। इस चीज को हम बोलते हैं यू कैन से मोलिकुलर स्विच। जो रास है वो एक तरह का मोलिकुलर स्विच भी है। तो इसके बेसिकली मोलिकुलर स्विच मतलब ये आपके नॉर्मल स्विच की तरह है, या तो ये ऑन रह सकता है या ये ऑफ रह सकता है। जब रास के साथ जीटीपी जुड़ा हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ओके, जब रास के साथ जीटीपी जुड़ा हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, एक्टिवेट होने पे ये क्या करता है भैया, नॉर्मल जो आपका रास है जब वो एक्टिव फॉर्म में होता है तो वो सिग्नल भेजता है आगे सेल को, सेल प्रोलिफरेशन के लिए, मतलब सेल डिवीजन के लिए बेसिकली। तो अगर रास एक्टिव है तो वो सिग्नल भेजता है कि भैया सेल डिवाइड कीजिए। ओके, लेकिन जब अब मान लीजिए कि बाहर से सिग्नल आया, हमने ईजीएफ ले लिया, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, उसने सेल को सिग्नल दिया कि भैया सेल डिवाइड कीजिए, तो वो क्या करेगा, जो आपका ईजीएफ है वो रास को एक्टिवेट कर देगा जीटीपी लगा के। अब जैसे ही वो सिग्नल गायब होगा, रास ने सिग्नल भेज दिया है सेल डिवाइड कर रही है। जो रास है ये हाईली कंट्रोल्ड है। रास को जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन, जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन या फिर गैप प्रोटीन क्या करते हैं, रास को एक्टिव से इनएक्टिव कर देते हैं। मतलब देखिए यहाँ पे ये ऑन है, हमें इसको ऑफ भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये रास ऑन रह गया तो सेल डिवाइड करती रहेगी। ओके, इस चीज को याद रखिएगा। तो जीएपी जो जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो जीटीपी को कन्वर्ट कर देते हैं जीडीपी में। जो आपका जीटीपी है ग्वेनाइन ट्राइफॉस्फेट, ग्वेनासिन ट्राइफॉस्फेट, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है जीडीपी में, ग्वेनासाइन डाइफॉस्फेट। जब रास के साथ जीडीपी लगा होता है तो रास जो है इनएक्टिव होता है, रास जो है अपनी ऑफ फॉर्म में होता है। ठीक है, सो बेसिकली जब ऑफ है तो सेल जो है वो प्रोलिफरेट नहीं करेगी। सो बेसिकली आपके पास अब यहाँ पे अगली कंडीशन क्या आ गई है कि रास जो है अगर ऑन है तो वो सेल डिवाइड करवाता है, अगर ऑफ है तो वो क्या करेगा, सेल को डिवाइड नहीं करने देगा, नो सेल प्रोलिफरेशन। ओके, अब मान लीजिए कि रास जो है नॉर्मली रास इनएक्टिव रहता है, लगा लीजिए दोबारा सिग्नल आया, ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ने दोबारा सिग्नल भेजा, तो वो एक्चुअली में करते क्या है, वो एक ग्वेनाइन एक्सचेंज फैक्टर, ये क्या है, ग्वेनाइन एक्सचेंज फैक्टर, ये क्या करता है, ये जैसे ही सिग्नल आता है ये इस जीडीपी को हटा के इसकी जगह जीटीपी लगा देता है और रास को ऑन कर देता है। सो बेसिकली इस तरीके से साइकिल चलती रहती है, ऑन ऑफ। जैसे ही सिग्नल आता है रास को ऑन कर दिया जाता है, सेल डिवाइड करने लग जाती है। जैसे ही सिग्नल गायब होता है रास को ऑफ कर दिया जाता है और सेल डिवाइड करना बंद कर देती है। तो यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन दिक्कत कब आई, अगर हमने इसको म्यूटेट कर दिया। तो अब हम अगली कंडीशन देखेंगे। अब देखिए हो क्या रहा है, अब हमारे पास ये नॉर्मल रास है, इसके अंदर कोई म्यूटेशन आई, और कौन से तरह की म्यूटेशन यहाँ पे आएगी आपकी, जो म्यूटेशन है वो क्या करेगी, यहाँ पे रास को हाइपर एक्टिवेट कर देगी। मतलब रास जो है उसके अंदर कुछ म्यूटेशन आई जिसकी वजह से वो हमेशा ऑन रहेगा। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर एक्टिविटी। अब रास जो है वो हमेशा ऑन रहता है, क्यों, क्योंकि ये जो आपका ये है ना जीएपी, जिसका काम था कि रास को बंद करना, रास के अंदर, रास प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन आने की वजह से जीएपी जो जीटीपीएस एक्टिवेटिंग प्रोटीन है ये अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो रास जीटीपी जिसको रास जीडीपी में कन्वर्ट करके हम बंद कर सकते थे वो अब नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूटेशन आ चुकी है रास के अंदर। अब ऑब्वियसली म्यूटेशन आ चुकी है तो रास जो है वो हमेशा ऑन रहेगा, क्योंकि वो जीटीपी के साथ जुड़ा हुआ है। और मैंने आपको बताया था कि अगर रास आपका हमेशा ऑन रहेगा तो सेल डिवाइड करती रहेगी, सेल डिवाइड करती रहेगी तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, कैंसर। तो ये था रास के बारे में। इससे के बाद हम आगे चलते हैं, अब बात करते हैं कि कौन से तरह की म्यूटेशंस जो हैं वो कैंसर कर सकती हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जीन म्यूटेशंस। तो देखिए जीन म्यूटेशन बहुत तरह की हैं, हो सकती हैं। हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं प्रोटोऑन्कोजीन्स का। प्रोटोऑन्कोजीन्स आपको याद हो तो अभी हमने डिस्कस किया था, ऐसे जीन जिनके अंदर अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ जाए तो वो कैंसर कर सकते हैं। तो म्यूटेशन किस तरह की हो सकती है, देखिए म्यूटेशन काफी तरह की हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास म्यूटेशन होती है, उसको बोलते हैं डिलीशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन या डिलीशन मतलब कि लगा लीजिए आपके पास सीक्वेंस है कुछ इस तरह की, इसमें से कोई एक को मैं हटा दूं, डिलीट कर दूं। ओके, या तो एक किसी एक न्यूक्लियोटाइड को मैं डिलीट कर दूं या फिर मैं उसको यू कैन से उसको रिप्लेस करूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लेने जा रहा हूं, तो यहाँ पे एक सीक्वेंस लेते हैं डीएनए के हमारे पास। अब इसमें से अगर मान लीजिए क्या हम क्या कर सकते हैं, अगर एक को मैंने डिलीट कर दिया, लगा जी जस्ट अ सेकंड गाइस,
हम इनमें से किसी एक को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे, आप मान लीजिए कि मैंने इस ए को डिलीट कर दिया, तो यहाँ पे सारी सीक्वेंस ही बदल गई ना। पहले यहाँ पे थी GGATTT, ओके, पहले आपके पास कंडीशन क्या थी, पहले कंडीशन ये थी, अब कंडीशन ये आ गई है म्यूटेशन के बाद। तो यहाँ पे GGA जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता, ATT अलग को, CCC अलग को, लेकिन अब देखिए सारा फ्रेमवर्क ही चेंज हो गया है। GGA तो पहला तो ठीक है, लेकिन उसके बाद TTC, CCG, GAA, तो कोडोन जो है आपके चेंज हो जाएंगे। कोडोन चेंज होने की वजह से आपका प्रोटीन के अंदर चेंजेस आ जाएंगे। इस तरह की कंडीशंस को हम बोलते हैं, इसको डिलीशन बोला जाता है, क्योंकि मैंने एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट कर दिया। दूसरा होता है कि मैं इस ए को हटा के इसकी जगह कुछ और डाल दूं। बेसिकली मान लीजिए कि मैंने इस ए को हटा दिया यहाँ से, और इस ए की जगह मैंने कोई और यू कैन से लगा लीजिए मैंने यहाँ पे एक और टी डाल दिया, तो अगेन सीक्वेंस चेंज होगी। हालांकि फर्क सिर्फ एक अमीनो एसिड का पड़ेगा, लेकिन जो म्यूटेशन है वो आ चुकी है। तो यहाँ पे अलग अलग सिनेरियोज जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। सो बेसिकली ये था आपका डिलीशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। अगर कोडिंग सीक्वेंस या फिर मैं कहूँ कि डीएनए की जो सीक्वेंस है उसके अंदर कुछ इस तरह का बदलाव आ जाए तो सो डिलीशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन, बेसिकली इनमें से डिलीशन भी हो सकती है, पॉइंट म्यूटेशन भी हो सकती है, जिसकी वजह से प्रोटीन के अंदर चेंज आ जाएगा, वो उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। अगली जो चीज है जो कि द नेक्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन, जो कि आपकी एक प्रोटोन को जीन को ओंकोजीन में कन्वर्ट कर सकती है, या फिर एक ट्यूमर सप्रेसर जीन को बंद भी कर सकती है। ये दोनों केसेस में वायबल है, ओके। हालांकि ये जो डिलीशन और पॉइंट म्यूटेशन है ये दोनों केस में वायबल है। अगली है रेगुलेटरी म्यूटेशन। अब आपको पता होगा जब आपने ट्रांसक्रिप्शन हम करते हैं तो आपको पता होगा कि ये अगर जीन है तो जीन की ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने के लिए कुछ सीक्वेंसेस होती हैं। उन सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। तो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस का काम क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करना। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपकी जो रेगुलेटरी सीक्वेंस है इसके अंदर कुछ म्यूटेशन आ गई है, और जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो है हद से ज्यादा बढ़ चुका है। अब हद से ज्यादा अगर ट्रांसक्रिप्शन बढ़ रहा है तो जो आपका प्रोटीन है, जो कि नॉर्मल अमाउंट जिसकी यहाँ पे इतनी होनी चाहिए, वो कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से भी जो है आपकी इस तरह की म्यूटेशन की वजह से भी कैंसर आपको हो सकता है। अगली तरह की म्यूटेशन है जीन एम्प्लीफिकेशन। अब आपने ये टर्म पहले भी सुनी होगी, जीन एम्प्लीफिकेशन। सो बेसिकली मान लीजिए कि नॉर्मली हमारे पास किसी जीन की एक कॉपी होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में किसी एरर की वजह से उस जीन की हमारे पास कॉपीज, ड्यू टू यू कैन से एरर इन द डीएनए रेप्लिकेशन, उस जीन की अब हमारे पास एक नहीं 3 कॉपी। तो ऑब्वियसली तीनों कॉपीज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करेंगी, और प्रोटीन जो है, जो नॉर्मल प्रोटीन बनना चाहिए था उससे 3 गुना ज्यादा बनेगा। तो ये इस तरह की म्यूटेशन भी आपको दिक्कत दे सकती है। ओके, अगली जो लास्ट टाइप की म्यूटेशन है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है वो है क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट। क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट बड़ी ही सिंपल सी चीज है। अब मान लीजिए कि ये जो जीन है, ओके, ये जो आपका जीन है ये नॉर्मली बंद रहता है, नॉर्मली, क्योंकि प्रोटॉन को जीन है ना, ये नॉर्मली बंद है, लेकिन क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट हुई, सिंपल लगा लीजिए रिकॉम्बिनेशन की वजह से, और जीन यहां से दूसरे क्रोमोसोम पे चला गया। उस केस के अंदर कभी कभी क्या होता है कि क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट के दौरान जीन जो है वो ऐसी जगह पे शिफ्ट होता है जहां पे कोई रेगुलेटरी सीक्वेंस है। ये जैसे आप ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये आपकी एक रेगुलेटरी सीक्वेंस है, और ये रेगुलेटरी सीक्वेंस करती क्या है, इस जीन को एक्टिवेट कर देती है। तो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट की वजह से अगर आपका जीन जो है वो गलती से किसी रेगुलेटरी सीक्वेंस के साइड में पेस्ट हो गया तो वो इसको एक्टिवेट करता ही रहेगा, जिसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन होता ही रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन जो नॉर्मल प्रोटीन है उससे हमारा जो है ज़्यादा, यू कैन से नॉर्मल प्रोटीन जो था उससे यहाँ पे अब ज़्यादा अमाउंट बन रही है, तो वो अगेन वो भी आपको कैंसरस कर सकता है, सिंपल सी बात है। अगला जो है क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट में एक और दिक्कत हो जाती है, कभी कभी ये आपके जीन जो है वो ऐसी जगह पे फिक्स हो जाता है कि उसके साथ कुछ और नया प्रोटीन भी जुड़ जाए। इस कंडीशन को बोलते हैं फ्यूजन। मतलब मान लीजिए आपका हमारा नॉर्मल तो यही था ना, डीएनए यही था नॉर्मल जीन, लेकिन इमेजिन कीजिए कि क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के दौरान ये ऐसी जगह गया जहां पे दूसरे प्रोटीन के साथ ये जुड़ गया, तो ये आपके पास सिनेरियो मिलेगी। तो यहाँ पे जो आपका प्रोटीन बनेगा
नॉर्मल प्रोटीन के साथ साथ उसके साथ कुछ नई चीज भी लगी होगी, तो इस कंडीशन को बोलते हैं फ्यूजन प्रोटीन। अब आइए इनके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम देखेंगे ईजीएफ रिसेप्टर का। ईजीएफ रिसेप्टर जो है ये एग्जांपल है आपके डिलीशन म्यूटेशन का। अब नॉर्मली जो है जो ईजीएफ रिसेप्टर है, ईजीएफ मतलब कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की ये रिसेप्टर है। इन रिसेप्टर्स को बोला जाता है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। ओके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस, ये हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस में यूजुअली दो डोमेन होते हैं। एक तो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, मतलब जो सेल के बाहर है। एक होता है साइटोप्लाज्मिक डोमेन, जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है ये फंक्शन करता है रिसेप्टर का। इसका काम क्या है कि जो आपका सिग्नल आ रहा है उसको रिसीव करना और साइटोप्लाज्मिक डोमेन को एक्टिवेट कर देना। ठीक है, नॉर्मली ये होता है। अब देखिए यहाँ पे सिग्नल नहीं है तो आपका जो जो आपका साइटोप्लाज्मिक डोमेन है, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ सो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन भी बंद है। यहाँ पे जैसे ही सिग्नल आया, जो आपका ईजीएफ रिसेप्टर है, तो ये ईजीएफ का सिग्नल आएगा, तो जैसे ही सिग्नल आएगा साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो है एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि ये काइनेज है, मैंने आपको बताया था इसका पूरा नाम क्या है, RTK। ये रिसेप्टर जो है, इन रिसेप्टर्स को बोलते हैं RTK रिसेप्टर्स, मतलब रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। और ये मतलब ये काइनेजेस हैं और काइनेजेस का काम होता है फोस्फेट ग्रुप को जोड़ना या फिर फोस्फोराइलेशन कराना। तो जैसे ही सिग्नल आता है ये साइटोप्लाज्मिक डोमेन एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ड्यू टू डिलीशन म्यूटेशन, डिलीशन में जरूरी नहीं है कि एक ही न्यूक्लियोटाइड गायब हो। मान लीजिए ये आपका जीन है तो हो सकता है, मान लीजिए ये आपका जीन है तो हो सकता है कि ये वाला सारा सेगमेंट गायब हो जाए। ओके, तो डिलीशन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं जीन के अंदर ईजीएफ का जो जीन था उसमें डिलीशन होगी, जिसकी वजह से प्रोटीन का जो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर डोमेन था वो गायब हो गया एज अ रिजल्ट। अब रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे बड़ा ही सिंपल रिजल्ट है। सिग्नल को रिसीव करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, रिसेप्टर तो गायब हो गया ना, तो साइटोप्लाज्मिक डोमेन जो बचता है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो हमेशा ही एक्टिवेट रहेगा। भले ही आपके पास सिग्नल आया है या नहीं आया है, ये तो एक्टिवेट ही रहेगा। तो अब ऑब्वियसली ये अगर एक्टिवेट है तो ये अपने आगे जो बाकी सिग्नल्स आगे सिग्नल भेजता रहेगा, सेल डिवाइड होती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्मल जीन के अगर है तो नॉर्मल आपका रिसेप्टर होगा, ईजीएफ रिसेप्टर नॉर्मल कंडीशन होगी, और सिग्नल जो है वो आपके कंट्रोल सिग्नल जाएंगे। मतलब कि जब बाहर से सिग्नल आएगा तभी ये सेल को बोलेगा कि डिवाइड करो। लेकिन अगर डिलीशन म्यूटेशन हो जाती है तो आपके पास अब नॉर्मल ईजीएफ रिसेप्टर देखने को मिलेगा। अब ये जो है ये हमेशा ऑन रहता है, ये हमेशा सेल को सिग्नल देता रहेगा कि डिवाइड करते रहो करते रहो करते रहो, और आपको क्या हो जाएगी, कैंसर। और ये है ईजीएफ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ओके, इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं एमवाईसी प्रोटीन का। एमवाईसी प्रोटीन जो है बेसिकली आपके पास एक एमवाईसी जीन होता है जो कि एक प्रोटीन को कोड करता है, उस प्रोटीन को बोलते हैं हम एमवाईसी प्रोटीन। एमवाईसी प्रोटीन जो है नॉर्मली सेल को सिग्नल देता है ग्रो करने के लिए और डिवाइड करने के लिए। ओके, नॉर्मली ये आपको सिग्नल क्या देता है कि सेल ग्रो करे और डिवाइड करे। लेकिन काफी तरह के म्यूटेशन जैसे कि जीन एम्प्लीफिकेशन, मतलब कि नॉर्मल से ज्यादा एमवाईसी प्रोटीन जब प्रोड्यूस होने लग जाए, ओके, तो जीन एम्प्लीफिकेशन, पॉइंट म्यूटेशन, या फिर रेगुलेटरी एलिमेंट चेंजेस। आपको याद हो, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, ये वाली कंडीशन क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट में रेगुलेटरी सीक्वेंस रीअरेंजमेंट। तो इस कंडीशन के अंदर इन सारी चीजों में आपको या तो एमवाईसी जीन के अंदर कुछ चेंजेस आ जाएंगे या फिर एमवाईसी जो प्रोटीन है वो ओवर प्रोड्यूस होने लग जाएगा। तो ये इन म्यूटेशंस की वजह से जो एमवाईसी प्रोटीन है, जीन जो हमारा एमवाईसी जीन है वो एबनॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से एमवाईसी प्रोटीन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लग जाएगा। अगर नॉर्मल अमाउंट में एमवाईसी प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो सेल को ग्रोथ और डिवाइड करने के लिए सिग्नल देता है। ओके, लेकिन अगर ये ओवर प्रोड्यूस हो गया ना एमवाईसी प्रोटीन, तो ये सेल को बहुत ज्यादा सिग्नल दे देगा, बहुत अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लग जाएगी और सेल डिवीजन होने लग जाएगी अनकंट्रोल्ड, जिसकी वजह से कैंसर हो जाएगी। ओके, सो ये हमने यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल स्टडी किए। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी रेटिनोब्लास्टोमा। ये एक तरह का कैंसर है, और बिलीव नहीं करेंगे आप, जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये एक हेरिडिटरी कैंसर है। मतलब कि ये कैंसर
पास ऑन हो सकता है जनरेशन टू जनरेशन, फादर से सन में, सन से आगे। ये काम कैसे करता है अब आप कहेंगे, क्योंकि बहुत ही रेयर होते हैं आपकी हेरिडेटरी कैंसर्स, मतलब कि जो जेनेटिकली आप पास कर सकते हैं। तो बेसिकली रेटिनोब्लास्टोमा एक्चुअली में आपके रेटिना का कैंसर है, क्योंकि नाम में है ना रेटिनोब्लास्टोमा। तो रेटिनो मतलब रेटिना का कैंसर है, ये नॉर्मली चाइल्डहुड के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉमन होता है। इसके अंदर इसका कारण है एक जीन जिसको बोलते हैं आरबी जीन, जो कि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। देखिए अब तक हमने जो एग्जाम्पल स्टडी किए, जैसे एमवाईसी प्रोटीन था, एमवाईसी प्रोटीन जो है वो एक तरह का अगेन एक ऑन्कोजीन है, ओके, एक ऑन्कोजीन है। ईजीएफ रिसेप्टर एक्टिवेशन ये भी एक एग्जांपल है ओंकोजीन का, कि अगर नॉर्मली ये प्रोटो ओंकोजीन है, लेकिन डिलीशन के बाद ये एक्टिवेट हो गया तो ये ओंकोजीन बन जाएगा। तो अब तक हमने जो एग्जांपल देखे, ईजीएफ रिसेप्टर एक्टिवेशन ये ओंकोजीन का एग्जांपल था, एमवाईसी प्रोटीन ओंकोजीन था। लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं रेटिनोब्लास्टोमा, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो आरबी जीन कोड करता है आरबी प्रोटीन को, ओके। आरबी प्रोटीन क्या है? एक सेल साइकिल का रेगुलेटर है, मतलब कि ये ब्रेक्स का काम करता है सेल साइकिल के लिए, ओके। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है, एक्ट्स एज ब्रेक्स ऑन सेल साइकिल, ओके। अब देखिए यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आरबी जीन क्योंकि एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो मैंने आपको, अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था, अगर आपको ट्यूमर सप्रेसर जीन नॉर्मली ट्यूमर को सप्रेस करते हैं, अगर आपको कैंसर करनी है तो आपको दोनों के दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन्स को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब 2 म्यूटेशन आपको चाहिएंगे। इसलिए ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो डबल हिट मॉडल ऑफ कैंसर को सपोर्ट करते हैं, मतलब आपको कम से कम दो म्यूटेशन तो चाहिए। अब रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, आपके पास हेरिडिटरी फॉर्म होती है और नॉन हेरिडिटरी फॉर्म होती है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि ये कंडीशन है, इसको थोड़ा सा हम इनलार्ज कर सकते हैं ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाएं। अब देखिए नॉर्मली क्या है कि ये एक आपकी नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल को हमने लिया है। अब इसके अंदर ये 2 क्रोमोसोम है जिनके ऊपर 2 आरबी जीन की कॉपी है। हमें पता है कि हमें कम से कम 2 म्यूटेशन चाहिए। अब आपको पता है म्यूटेशंस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस भी हो सकती हैं, मतलब अपने आप समय के साथ भी म्यूटेशंस हो सकती हैं। अब लगा लीजिए कि ये सेल डिवाइड कर रही है, पहली बार डिवाइड किया कोई दिक्कत नहीं आई, दूसरी बार डिवाइड किया तो एक आरबी जीन के अंदर म्यूटेशन आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रोमोसोम पे क्रॉस लगा हुआ है, ओके। सो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एक आरबी जीन के अंदर यहाँ पे म्यूटेशन आ गई, लेकिन अब बेसिकली मतलब एक आरबी जीन बंद हो चुका है, लेकिन दूसरा तो चालू है ना। आपको वो याद होगा, धमाल मूवी में बड़ा एक अच्छा डायलॉग है कि आपका एक इंजन बंद हो चुका है लेकिन दूसरा इंजन चालू है। सो बेसिकली यहाँ पे ये जो है एक आरबी जीन की कॉपी इनएक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक कॉपी आरबी जीन की अभी भी बची हुई है, तो वो भी अपना काम कर सकता है। अगर आपके पास आरबी जीन या फिर किसी भी ट्यूमर सप्रेसर जीन की एक कॉपी म्यूटेट हो जाए लेकिन दूसरी नॉर्मल हो, तो भी आप कैंसर को सप्रेस कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन, हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है कि आपके पास एक जीन ऑलरेडी म्यूटेटेड है। समझ रहे हैं आप क्या है यहाँ पे? यहाँ पे हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा में होता क्या है कि आरबी जीन की जो 2 कॉपी हैं उनमें से एक कॉपी ऑलरेडी आपको म्यूटेटेड मिलती है आपकी जो अपर जनरेशन है, आपके फादर या मदर से, ओके। एक जीन तो ऑब्वियसली हमारे पास 2 कॉपी थी, एक तो पहले से ही खराब थी। अब अगर गलती से ड्यू टू अगेन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, अगर आपके पास जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर म्यूटेशन की वजह से दोनों कॉपी बंद होगी ना, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या होगा? ऑब्वियसली अगर आरबी जीन की दोनों कॉपीज के अंदर म्यूटेशन आ गई तो ट्यूमर सप्रेसर जीन आरबी जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा और सेल जो है वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन या फिर डिवीजन जो है वो करने लग जाएगी। अब इसका रिजल्ट क्या है? जो मान लीजिए कि अगर आपको आपके पेरेंट्स से रेटिनोब्लास्टोमा की ये कंडीशन मिली जिसमें से आपको एक आरबी जीन था वो पहले से ही म्यूटेटेड था, तो इस केस के अंदर ड्यूरिंग डेवलपमेंट आपकी आंखों के अंदर, दोनों आंखों के अंदर आपको ये जो चीज है ये देखने को मिलेगी, दोनों के अंदर कैंसर हो जाएगी। फर्स्ट यू विल गो ब्लाइंड एंड देन इट इज फेटल, इट कैन बी फेटल। अब देखिए, अब बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हेल्दी सेल का हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है, हेल्दी सेल विद ओनली 1 नॉर्मल आरबी जीन कॉपी।
अब देखिए यहाँ पे हमें दो, एक मैटरनल क्रोमोसोम है, एक पैटर्नल, एक मदर से आया है, एक फादर से आया है। अब मान लीजिए कि मैटरनल क्रोमोसोम के अंदर आपको म्यूटेशन पहले से थी, ओके, यहाँ पे म्यूटेशन आपके पास पहले से थी, और जो पैटर्नल क्रोमोसोम है इसके अंदर जो आरबी जीन है ये नॉर्मल, तो एक चल रहा है एक बंद है, लेकिन कम से कम कैंसर तो नहीं होगा ना आपको, क्योंकि यहाँ पे एक ट्यूमर सप्रेसर जीन अभी भी अपना काम कर रहा है। अब यहां से यहां आने के तरीके, मतलब कि दूसरी म्यूटेशन के कई कारण हो सकते हैं। ऑब्वियसली सबसे पहला मैंने आपको बताया था पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, मतलब एक अमीनो एसिड के साथ छेड़छाड़। डिलीशन हो सकता है, मतलब कि जीन का थोड़ा बहुत टुकड़ा या फिर पूरा जीन ही डिलीट हो जाए, तो उसकी वजह से, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये रेड कलर का जीन था ये गायब हो चुका है, वो डिलीट हो चुका है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे डिलीशन। जीन कन्वर्जन भी हो सकता है, कभी कभी जब माइटोसिस होती है, हमने सुना है कि रिकॉम्बिनेशन मियोसिस में होती है, लेकिन कभी कभी माइटोसिस के अंदर भी रिकॉम्बिनेशन होती है, उस रिकॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। जो माइटोसिस के अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। तो कभी कभी माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन के वजह से ये जीन जो है ये डुप्लीकेट हो जाता है यहाँ पे, तो इस कंडीशन में दोनों जीन जो है वो आपके काम करना बंद कर चुके हैं। एक और कारण हो सकता है, मान लीजिए कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स, आपको याद हो डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक्स जो हैं ये भी कारण हो सकते हैं। कभी कभी मान लीजिए इस क्रोमोसोम के अंदर डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस क्रोमोसोम की ही एक और कॉपी को यूज करेंगे, राइट, तो उस केस में भी आपके दोनों जीन गायब हो सकते हैं। एक और कारण हो सकता है नॉन डिसजंक्शन। अगर आपको मियोसिस याद हो तो मियोसिस के दौरान आपको पता होगा कि दोनों क्रोमोसोम जो है, सॉरी माइटोसिस के दौरान भी दोनों क्रोमोसोम अलग अलग पोल्स पे जाते हैं, लेकिन नॉन डिसजंक्शन में होता क्या है, सॉरी कुछ इस तरीके से होता है, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे, कि दोनों क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम के अलग अलग जगह जाते हैं, बट कभी कभी नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्रोमोसोम लॉस हो सकता है माइटोसिस मियोसिस में। तो ये अलग अलग कारण है जिसकी वजह से आपको म्यूटेशन या रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। अब नॉन हेरिडेटरी रेटिनोब्लास्टोमा ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसका कारण ये है कि आपको दो म्यूटेशन चाहिएंगी और दोनों की दोनों स्पॉन्टेनियस। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन है ये बहुत ही ज्यादा रेयर होती हैं। ऐसे नहीं है कि म्यूटेशन हर रोज आपके अंदर होती हैं, अगर म्यूटेशन होती भी हैं तो आपकी बॉडी उसको रिपेयर कर देती है, लेकिन दो म्यूटेशन का एक ही जीन में होना ये बहुत ही रेयर इवेंट है। ये बहुत ही क्या है, आपके पास रेयर इवेंट है, और पॉसिबल है लेकिन चांसेस कम होते हैं। तो यूजुअली अब नॉर्मल सेल के अंदर देखिए यहाँ पे आई पहली म्यूटेशन जिसकी वजह से एक आरबी जीन ने काम करना बंद कर दिया, और फिर आपको उसी नॉर्मल सेल में, उसी सेल में एक और म्यूटेशन चाहिए उसी जीन में, तो कितने मतलब उसकी दूसरी कॉपी पे जीन की, तो बेसिकली काफी रेयर होता है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास जब दो म्यूटेशन आपको एक दोनों जीन्स को डीएक्टिवेट कर देंगे तो आपके अंदर कैंसर हो जाएगा। इसके अंदर एक बड़ी कमाल की बात है, मैं ये एक्चुअली आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इसके अंदर जो है आपकी बोथ आईज, दोनों आंखों के अंदर कैंसर जो है वो होता है, रेटिनोब्लास्टोमा दोनों के अंदर देखा जाता है, ट्यूमर जो है वो दोनों आंखों के अंदर डेवलप होता है। इसका क्या कारण है, अगर आप एक्सप्लेन कर पाए तो अच्छा है, नहीं तो मैं इसको बाद में कमेंट्स में एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ नॉन हेरिडिटरी रेटिनोब्लास्टोमा में सिर्फ एक आंख के अंदर ट्यूमर होता है, नॉर्मली वन आई के अंदर ट्यूमर होगा, यहाँ पे दोनों आंखों के अंदर ट्यूमर होगा। ये चाइल्डहुड में देखने को मिलती है, ये आप कभी भी डेवलप कर सकते हैं, यूजुअली एडल्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। ओके, तो ये मेरा आपसे सवाल है कि ये डिफरेंस क्यों हेरिडिटरी और नॉन हेरिडिटरी में, तो आप चाहें तो कमेंट में एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर आप, क्योंकि देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में, मतलब ये तो एग्जैक्ट नहीं आएगा, मेरा कहने का मतलब है कि आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा कि कैसे कहानियां चल रही हैं। तो ये था आपका रेटिनोब्लास्टोमा, इसी के साथ हम आगे चल सकते हैं। ये देखिए अब हमने ये वाला पोर्शन जो है अच्छे से कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट पोर्शन अगला है, हम डिस्कस करेंगे आपके ओंकोजीन्स को। अगर आपको याद हो ओंकोजीन्स, जो सबसे पहला ओंकोजीन मैंने आपको बताया था जो कि डिस्कवर किया गया था, वो किया गया था रॉबर्ट विनबर्ग द्वारा 1981 में, रास। हमने अभी डिस्कस किया था ना, द डिस्कवरी ऑफ रास, जिसने पूरे कैंसर यू कैन से ओंकोलॉजी या फिर स्टडी ऑफ कैंसर को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। सो बेसिकली ओंकोजीन्स होते क्या हैं, हमें अभी पता है कि ओंकोजीन्स आर जनरेटेड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोटोओंकोजीन्स। जो प्रोटोओंकोजीन्स हैं वो म्यूटेशन की वजह से, या तो म्यूटेशन की वजह से या फिर डीएनए रीअरेंजमेंट की वजह से कन्वर्ट हो जाते हैं ओंकोजीन में। ओके,
रास की तरह हमारे पास जो है और भी बहुत सारे ओंकोजीन्स हैं। रास एच जो है ये तो नॉर्मल है। रास जो है वो बिलोंग करता है रास जीन फैमिली को। मतलब कि रास जो है वो रास जैसे बहुत से हमारे पास प्रोटीन होते हैं, जैसे कि रास एच तो है ही, रास के भी होता है हमारे पास, रास एन भी होता है। ये सारे बिलोंग करते हैं रास जीन फैमिली को। और रास जीन फैमिली के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं ये सारे के सारे मोनोमरिक जीटीपीएजेस होते हैं, मतलब कि सिंगल यूनिट के जीटीपीएजेस जो कि जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट करते हैं। रास एच जो है वो 30% ऑफ ऑल ह्यूमन मैलिग्नेंट कैंसर्स के अंदर देखा जाता है। ओके, अब यहाँ पे ओंकोजीन्स जो है मैंने आपको बताया था ये यूज करते हैं वन हिट मॉडल। वन हिट या फिर हिट को हम म्यूटेशन भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ये क्या है कि इसका वन हिट मॉडल का कहना है कि ओनली वन कैंसर कैन कॉज ओनली वन म्यूटेशन कैन कॉज कैंसर। अगर आपकी सेल के अंदर एक म्यूटेशन भी आ जाए तो उससे भी कैंसर हो सकता है। तो ओंकोजीन्स जो है वो इसको सपोर्ट करते हैं, वन हिट मॉडल को। तो बेसिकली आपके पास कंडीशन क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई प्रोटो ओंकोजीन है, रास को ही ले लीजिए आप, रास एच। अगर रास एच नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ गई, पॉइंट म्यूटेशन हमने बात की, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से मान लीजिए उसके अंदर कोई एक अमीनो एसिड चेंज हो गया, जैसा कि अगर आपको याद हो तो सिकल सेल एनीमिया में भी ऐसा ही होता है, वहां पे भी पॉइंट म्यूटेशन आती है जिसकी वजह से सिर्फ एक अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटो ओंकोजीन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका ओंकोजीन में। और कौन सी होती है ये पॉइंट म्यूटेशन? सबसे कॉमन जो देखने को मिलती है वो रास के केस में अगर मैं बात करूं तो वेलिन जो कि 12 पोजीशन पे प्रेजेंट है उसके अंदर पॉइंट म्यूटेशन आती है और वेलिन चेंज हो जाता है ग्लाइसिन में। इस म्यूटेशन की वजह से जो आपका नॉर्मल रास एच है वो एक ओंकोजीन बन जाता है और कैंसर करने लग जाता है। और भी काफी पोजीशंस हैं, जैसे 12 है, 13 है, 61 है। इनके अंदर भी आपकी अगर म्यूटेशन आती है तो वो प्रोटो ओंकोजीन से ओंकोजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सबसे कॉमन वाली है, वेलिन 12, 13 एंड 61। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक नॉर्मली आपको समझाने की कोशिश की है। ये नॉर्मल कंडीशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 12 नंबर पे जो आपके पास ग्लाइसिन रहता है, नॉर्मल कंडीशन में ग्लाइसिन है, म्यूटेशन के बाद वेलिन हो जाएगा। ये मैंने एरो थोड़ा उल्टा लगा रखा है, माफी चाहूंगा मैं इसके लिए। सो ग्लाइसिन जो है वो 12 पोजीशन पे है और यहाँ पे सीक्वेंस क्या है देखिए, आप ध्यान ध्यान दीजिए। यहाँ पे GGC, ग्वेनाइन ग्वेनाइन साइटोसिन। पॉइंट म्यूटेशन में हम इनमें से एक न्यूक्लियोटाइड को चेंज करेंगे। हमने जो ये बीच में ग्वेनाइन है इसको चेंज करके क्या कर दिया, GTC। तो जो आपका GGC था उसको हमने चेंज कर दिया GTC में। तो इसकी वजह से जो ग्लाइसिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा वेलिन में, और ये था नॉर्मल रास और ये हो जाएगा ओंकोजीन रास। ओके, सो एक म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे कहानी बिगड़ गई। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे कैंसर एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन ब्लैडर कार्सिनोमा का। ओके, ह्यूमन ब्लैडर कार्सिनोमा का, इसके अंदर ऑब्वियसली देखिए नॉर्मल कंडीशन होता क्या है, आपके पास ये सारे अलग अलग तरह के यहाँ पे सेल्स हैं जिनके अंदर लगा लीजिए कि डीएनए के अंदर कहीं एक ओंकोजीन आ गया। ओके, अब ओंकोजीन जो है इस सेल के अंदर आया है तो ये सेल जो है ये बार बार डिवाइड करने लग जाएगी और आपके पास कैंसर हो जाएगी बेसिकली। ये एक्चुअली में बता रहा है कि ओंकोजीन्स कैसे डिस्कवर किए गए थे। हमने क्या किया, ह्यूमन ब्लैडर कार्सिनोमा को लिया, उसके अंदर से सारे अब अलग अलग जीन्स हमने निकाले, फॉर एग्जांपल ये अलग अलग तरह के जीन्स हमने निकाले और उनको हमने माउस सेल्स के अंदर डाल दिया। ओके, ये बेसिकली यू कैन से दिस इज द डिस्कवरी ऑफ रास, कि रास एच जो है वो कैसे डिस्कवर किया गया था। ह्यूमन ब्लैडर कार्सिनोमा से जीन्स निकाले गए थे सारे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था हम कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कैंसर क्रिटिकल जीन्स कौन से हैं। तो हमने उनको उसके बाद सारे जीन्स को नॉर्मल सेल्स के अंदर डाला, जो सेल ट्रांसफॉर्म कर गई हमने फिर उसको चेक किया कि इसके अंदर ऐसा क्या था जिसकी वजह से ये सेल कैंसरस हो गई और बाकी जो है नहीं हुई। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी आपकी रास की। अब इसके बाद हम अगला एग्जाम्पल इनमें से ले सकते हैं। एक और ओंकोजीन जो मैंने आपको बताया था वो MYC था, हमने डिस्कस भी किया था CMYC। तो ये देखा जाता है आपको ह्यूमन बकेट्स लिम्फोमा में और माउस प्लाज्मा साइटोमास में। तो बेसिकली इन दो कैंसर्स के अंदर जो है आपको CMYC जो है देखने को मिलेगा। देखिए CMYC जो है कि मैं ये कहूँगा कि ये मेलिग्नेंसी में बहुत हेल्प करता है। मेटास्टेसिस आपको याद होगा, मेलिन ट्यूमर को मेलिग्नेंट ट्यूमर बनाने में CMYC प्रोटीन बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो प्रोटो ओंकोजीन है ये ओंकोजीन में कन्वर्ट होता है ड्यू टू क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक क्रोमोसोम से दूसरी जगह। देखिए याद रखिएगा कि हमारी जो ये रास था इसके अंदर
पॉइंट म्यूटेशन होती है नॉर्मली, ओके। लेकिन जो CMYC है इसके अंदर ये भी एक ओंकोजीन है, इसके अंदर नॉर्मली आपको देखने को मिलेगी क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, ओके। मतलब कि क्रोमोसोम 8 से ये जीन जो आपका CMYC का जीन है, ये क्रोमोसोम 8 से क्रोमोसोम 14 पे चला जाता है, ओके। अब देखिए यहाँ पे आइए आप, ये है आपका क्रोमोसोम 8 और ये है क्रोमोसोम 14, ये आपका CMYC है और ये आपका IGH है। IGH एक इम्यूनोग्लोबिन जीन लोसाई है या लोकस बेसिकली। तो अगर आपका ये जीन यहां से इसके पास चला गया तो लफड़ा हो जाएगा, ओके। ये एक्चुअली में जो आपका CMYC है, ये क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के दौरान, या इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, जब एक जीन एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे जाए, ये एक तरह की यू कैन से क्रोमोसोम लेबरेशन है या म्यूटेशन है। तो CMYC से जब ये IGH के पास जाता है तो IGH और CMYC जो है वो कंबाइन हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि क्रोमोसोम 14 पे ही हो, 8 से देखिए, क्रोमोसोम 8 से आप क्रोमोसोम सेकंड पे कर दें तो भी बात बन जाएगी, क्रोमोसोम 8 से 14 पे भी हो सकता है, क्रोमोसोम 8 से 22 पे भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था कहीं पे, जैसा ये रहा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका जो CMYC जीन है इसका ट्रांसलोकेशन किसी इम्यूनोग्लोबिन जीन के आसपास हुआ तो ये जो है अनरेगुलेटेड एक्सप्रेशन हो जाता है। क्योंकि देखिए समझिए, इम्यूनोग्लोबिन क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी हमारी सेल के अंदर हमेशा बनती रहती है। अब अगर ट्रांसलोकेशन के दौरान जो CMYC प्रोटीन है वो इम्यूनोग्लोबिन के आसपास चला गया तो ये तो हमेशा ही एक्टिव रहता है इम्यूनोग्लोबिन, तो CMYC भी हमेशा एक्टिव रहने लग जाएगा। तो अगर CMYC का काम क्या है? CMYC का काम है सेल साइकिल को रेगुलेट करना, ब्रेक की तरह। लेकिन अगर आप इसकी ओवर प्रोडक्शन कर देंगे तो वो रेगुलेट, मतलब वो सिग्नल देता ही रहेगा सेल को डिवाइड करने के लिए, क्योंकि ओंकोजीन है ना, वो स्टार्ट करता ही रहेगा सेल साइकिल को बार बार। तो अगर क्रोमोसोम सेकंड पे, क्रोमोसोम 14 पे, क्रोमोसोम 22 पे अगर ट्रांसलोकेशन होता है CMYC जीन का क्रोमोसोम 8 से, तो इसकी वजह से अनरेगुलेटेड एक्सप्रेशन होता है CMYC प्रोटीन का। मतलब CMYC जो प्रोटीन है इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी सेल को बार बार सिग्नल मिलता रहता है कि डिवाइड करो, और वो जो है कैंसरस हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ओके। नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेने जा रहे हैं, ABL बोलते हैं इसको। ये एग्जांपल जो है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे यू कैन से ट्रांसलोकेशन का। अगेन ट्रांसलोकेशन है ये, जिसकी वजह से जो कोडिंग सीक्वेंस है उसकी रीअरेंजमेंट हो जाती है, ओके। अगर यहाँ पे थोड़ा वापस चलते हैं, जस्ट सेकंड, मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाहूंगा। मैंने ये रहा, हमने ये चीज डिस्कस की थी ना कि फ्यूजन हो जाता है, कभी कभी दो प्रोटीन आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये देखिए, फ्यूजन टू एक्टिवली ट्रांसक्राइब जीन, मतलब कि ये जीन जो है ये एक्टिवली ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है। अगर क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट के दौरान आपका प्रोटोऑन्कोजीन इस जीन के साथ जुड़ गया या फ्यूजन कर गया तो दोनों जीन हाईली एक्टिवेट हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे वही कंडीशन जो है हम देखने के लिए एक बार स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो एक और प्रोटोऑन्कोजीन लिया है वो है ABL। तो ABL जो है यूजुअली, ये ABL आपका पाया जाता है क्रोमोसोम 9 पे, और इसकी ट्रांसलोकेशन हो जाती है क्रोमोसोम 22 पे। क्रोमोसोम 22 पे एक जीन होता है जिसको बोलते हैं BCR। तो अगर आपका ABL यहां से जाके BCR के साथ फ्यूजन कर गया ना, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास एक फ्यूजन प्रोटीन होगा जिसको बोलते हैं BCR ABL। ये क्या है? ये एक तरह का फ्यूजन प्रोटीन है, ओके। मतलब कि दोनों प्रोटीन इकट्ठे बन रहे हैं अब, ओके। इस कंडीशन को बोलते हैं फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो ये होता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर, जब क्रोमोसोम 9 से आपका जो ABL जीन है वो ट्रांसपोर्ट होके BCR के पास आ जाए और यहाँ पे फ्यूजन प्रोटीन बन जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जीन एम्प्लीफिकेशन भी एक कारण हो सकता है। अब देखिए, हमने ओंकोजीन, प्रोटो ओंकोजीन से ओंकोजीन बनने के कितने कारण देखे। देखिए, सबसे पहला तो मैंने आपको यही बताया कि पॉइंट म्यूटेशन रास के केस में हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट देखी CMYC के केस में। उसके बाद हमने देखा ट्रांसलोकेशन एंड फ्यूजन इन द केस ऑफ ABL प्रोटो ओंकोजीन, जिसकी वजह से हमारे पास फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बना, ओके। इसके साथ साथ जीन एम्प्लीफिकेशन भी एक कारण हो सकता है। प्रोटो ओंकोजीन से अगर आपको ओंकोजीन कन्वर्ट करना है तो जीन एम्प्लीफिकेशन भी कारण हो सकता है। ये आपको देखने को मिलेगा CMYC, NMYC और LMYC में, ओके। ये बेसिकली आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं ये। जैसे CMYC
जो है आपका बेसिकली आई थिंक कटेनियस सेल्स के अंदर मिलता है, जो कटेनियस टिश्यू है। एन जो है वो नर्वस टिश्यू के अंदर मिलता है। एल जो है वो लिम्फेटिक टिश्यू में मिलता है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो ये अलग अलग तरह के, इनमें से ये जो सारे MYC हैं, इनके अंदर अगर जीन एम्प्लीफिकेशन हो जाता है तो भी जो आपका प्रोटोन्कोजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा ओंकोजीन में। Thank you for watching. I hope you found this video helpful and informative. If you enjoyed the content, please give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe for more videos. Hit the bell icon to stay updated with our latest uploads.